हेलो दोस्तों, मैं सोनी कुमारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोनी सुपर क्लासेस में स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री देख रहे हैं। चैप्टर का नाम राजा, किसान और नगर। चैप्टर कितना है तो दूसरा है, और लेक्चर हम लोगों का कौन सा है तो छठा है। 5 लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। 5 लेक्चर में क्या क्या सीखे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आज हम लोग अभिलेख के बारे में देखेंगे। अभिलेख जो है तो आखिर है क्या। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर इसी तरह से डीपली में जानकारी भी अगर करना चाहते हैं चैप्टर बाय चैप्टर तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, आज हम लोग अभिलेख के बारे में जानेंगे, और कल जो हम लोग जानेंगे तो 16 महाजनपद जो हम लोग देखे थे उसकी राजधानी कहाँ कहाँ थी तो उसके बारे में कल हम लोग देखेंगे। और उसके बाद फिर कहा जाए तो हम लोग क्या सीखेंगे तो 1 लाइनर क्वेश्चन को करेंगे, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव में करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव को करेंगे, यानी कि इतना प्रैक्टिस करेंगे कि चैप्टर एकदम याद हो जाए। तो चलिए अभिलेख के बारे में देखेंगे। अभिलेख आखिर है क्या। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है अभिलेख, यानी कि अभिलेख होता क्या है आखिर। तो अभिलेख यानी कि अभिलेख धातु या मिट्टी के बने होते हैं। अभिलेख जो है धातु या मिट्टी के बने होते हैं जिसकी सतह पर खुदे हुए लकीरों या निशानों में कुछ लिखे हुए होते हैं। क्या हुए होते हैं, निशानों में कुछ लिखे होते हैं। उसके बाद में है अभिलेख, यानी कि यहाँ पे अभिलेख है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। अभिलेख में राजाओं का विचार क्या। तो अभिलेख में क्या होता था, राजाओं का विचार, धार्मिक संस्था में महिलाओं और पुरुषों द्वारा दिए गए दान का ब्यौरा लिखा होता था। यानी कि अभिलेख में जो विचार है राजाओं का वो लिखा होता था, और धार्मिक संस्था यानी महिलाओं और पुरुषों द्वारा यानी कि दान में दिए गए चीज़ों को भी यहाँ पे अभिलेख में लिखा हुआ मिला हम लोगों को। उसके बाद में है अभिलेख एक प्रकार का अस्थाई प्रमाण होते हैं, यानी कि अस्थाई होते हैं। उसके बाद में है क्या है तो उसके बाद में देखिए अभिलेख जो है आपसे पूछ दिया जाएगा कि अगर अभिलेख अस्थाई होते हैं कि अस्थाई, तो आप क्या बताएंगे, अस्थाई होते हैं। उसके बाद में है बहुत से अभिलेखों में इसके निर्माण तिथि भी लिखी हुई होती है, यानी कि इतिहासकारों ने कैसे पता कर पाया कि ये अभिलेख है कब की है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बताई जा रही है कि बहुत से अभिलेखों में इसकी तिथि भी लिखी, यानी कि तारीख लिखी हुई है, डेट यानी कहें तो लिखी हुई होती है। जिस पर नहीं होता है उस पर पूरा लिपियों यानी लेखन शैली के आधार पर स्पष्ट अनुमान लगाकर तिथि निर्धारित किया जाता है। यानी कि जो अभिलेखों पर तिथि नहीं लिखी हुई होती है उसको अनुमान लगाकर तिथि को निर्धारित किया गया है। इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाए भी हैं। उसके बाद में है क्या है तो अभिलेख सीमा। क्या है, अभिलेख सीमा, यानी कि इसमें क्या बताई जा रही है तो देखिए तकनीकी की सीमा, यानी कि अभिलेख में अक्षरों को हल्के, यानी कि हल्के रंग से, यहाँ पे रंग है थोड़ा सा मिस्टेकिंग है टाइपिंग, हल्के रंग से लिखा गया है जिसे पढ़ने में मुश्किलें यानी कि मुश्किल होती है। यानी कि बताया जा रहा है कि अभिलेख जो है, यानी कि अभिलेख में अक्षर जो लिखी हुई है जो हल्के रंग से लिखी हुई है, या जिसे पढ़ने, यानी कि जो हल्के रंग में है तो लिखी हुई है हल्के रंग में है तो पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है, ऐसा बताया जा रहा है। उसके बाद में है क्या है तो अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं क्योंकि यह बहुत कमज़ोर होते हैं। ऐसा मतलब कि अभिलेख के बारे में बताया जा रहा है कि अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं क्योंकि यह बहुत कमज़ोर होते हैं। उसके बाद में है क्या है तो अभिलेख जो है क्या है तो अभिलेख में लिखे शब्द वास्तविक ज्ञान अर्थात निकालना हमेशा आसान नहीं रहा। यानी कि अभिलेख जो है, अभिलेख का वास्तविक ज्ञान और या तो कहें उसका अर्थ निकालना आसान नहीं रहा है। इतिहासकारों को अगर कहें तो हम लोगों को आज जो हिस्ट्री इस तरह से देख रहे हैं, क्या हम लोग उस समय पहले थे, नहीं थे। इतिहासकारों ने ही ऐसा अनुमान लगाया, कई सारे किताबों में जो लिखी हुई थी उन बातों को अध्ययन किया, और इस तरह से हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। तो उसके बाद में यही कही जा रहा है कि अभिलेख में लिखे शब्द का वास्तविक ज्ञान नहीं यानी कि कर पा रहे थे, और अर्थों को निकालना आसान नहीं हो रहा था, यानी कि हो रहा है, और अभी भी ये सब चीज़ें जारी भी हैं। उसके बाद में है क्या है
यानी कि जानकारियाँ प्राप्त की जा रही है अभी भी अभिलेखों से। अभी भी कई ऐसे अभिलेख हैं जिसको इतिहासकारों ने समझ नहीं पाया है। उसके बाद में है अभिलेख से अक्षरों का लुप्त होने की संभावना होती है, जिससे अर्थ निकालना असंभव सा हो जाता है। अभिलेख में अगर एक भी अक्षर कोई लुप्त, जैसे कि कोई भी शब्द लिखी हुई है, उसका एक अक्षर गायब हो जाएगा तो उसका अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो इसी प्रकार से है कि अभिलेख से अक्षरों का लुप्त होने की संभावना होती है, जिससे अर्थ निकालना असंभव सा हो जाता है। दोस्तों ऐसे भी मिटेगी ही अगर कोई भी वस्तु पर लिखी हुई होती है और कई साल रहते हैं उस तरह की चीज़ें, तो ईजी सी बात है कि यानी कि मिटने लगती है, मीटा हुआ दिखता भी है। तो इसी तरह से यहाँ पे कही जा रही है। उसके बाद में है प्रजा के जीवन के बारे में, उसके दुख सुख के बारे में उल्लेख अभिलेख में नहीं किया गया है। यानी कि जो इतिहासकारों ने अभिलेखों पर जो चर्चा किए हैं तो वो बताते हैं कि अभिलेख जो हम लोगों को मिला है, इसमें सिर्फ राजाओं और यानी कि बड़े बड़े ज़मींदार वगैरह ये सब का है, तो उन लोगों के बारे में कुछ चीज़ें अभिलेख पे लिखी हुई है, लेकिन प्रजा के जीवन के बारे में यानी कि प्रजा की दुख सुख के बारे में अभिलेखों में नहीं किया गया है। उसके बाद में है क्या है, तो देखिए दोस्तों उसके बाद में आगे है खेती की दैनिक प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। किस में, तो अभिलेख में खेती की दैनिक प्रक्रिया के बारे में भी उल्लेख नहीं मिलता है। उसके बाद में है अभिलेख हमेशा उन्हीं बात यानी कि उन्हीं भाषा में बोलते हैं जो उन्हें बनवाए थे, अर्थात राजा या यानी कि प्रभावशाली लोग। यानी कि कहने का मतलब जो है कि अभिलेख में जो चीज़ें लिखी हुई है उन्हीं लोगों को लिखी हुई है जो राजा बोलते थे, या तो जो प्रभावशाली यानी कि ताकतवर लोग थे उन्हीं लोगों का अभिलेख में जो भी चीज़ें लिखी हुई है मिलती है। यानी कि अगर ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कोई भी अगर लिख सकता है अभिलेख को, कोई भी खुदवा कर लिख सकता है, तो प्रजा का भी वहाँ पे हम लोग का उल्लेख देखने को मिलता और वहाँ की स्थिति को और भी कई सारी जानकारियाँ मिलती, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद में है कि राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का पूर्ण ज्ञान अभिलेख बयान नहीं कर पाती है। यानी कि जो अभिलेख में जो लिखी हुई है उससे हम लोगों को वहाँ की राजनीति और आर्थिक गतिविधियों का पूर्ण ज्ञान अभिलेख यानी कि नहीं बता पाती है। यानी कि अभिलेखों में कही जाए तो नहीं लिखी होगी, इस तरह से होती है। उसके बाद में है आगे दोस्तों, तो ये है देखिए प्रमुख घटना बिंदु, और ये एनसीईआरटी के लास्ट पेज में ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए कहा जाए लगभग 712 ईस्वी में अरबों की सिंध पर विजय हुई थी। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अरबों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त की थी, तो आप आंसर क्या लगाएंगे, तो 712 ईस्वी में। उसके बाद में है लगभग 320 ईस्वी में गुप्त शासन की शुरुआत हुई थी। गुप्त शासन की शुरुआत आपसे अगर पूछा जाए कि कब हुई थी, तो क्या बताएंगे, 320 ईस्वी में गुप्त शासन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में क्या है दोस्तों, तो उसके बाद में है क्या है, उसके बाद में लगभग 335 या कहें 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त आए थे। यानी कि इस ईस्वी में लगभग अनुमानित कहा जा रहा है कि समुद्रगुप्त आए। उसके बाद में है लगभग 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ। कब अंत हुआ, तो 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ। और कहा जाए कि मौर्य साम्राज्य की अगर स्थापना किसने किया था, यानी कि तब आप क्या बताएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। कब, तो 321 ईसा पूर्व में। उसके बाद में क्या है, तो लगभग 500 से यानी कि 400 ईसा पूर्व में मगध शासक सत्ता में पकड़ बनाई। उसके बाद में है लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व सिकंदर का आक्रमण हुआ। यानी कि 327 से 325 ईसा पूर्व के आसपास सिकंदर का आक्रमण हुआ, यानी कि सिकंदर आक्रमण किया भारत पे। उसके बाद में है 1784 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ। आपसे पूछ दिया जाए कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब हुआ, तो दोस्तों आप क्या बताएंगे,
तो 1784 ईस्वी में। उसके बाद में आगे क्या है तो आगे देखेंगे। तो आगे है क्या है, आगे है क्या है तो 1810 ईस्वी में इसको क्या है दोस्तों, कोलिन मैकेंजी, क्या है, कोलिन मैकेंजी ने संस्कृत तथा तमिल भाषा में लगभग 8000 अभिलेखों को इकट्ठा किया। कौन, तो कोलिन मैकेंजी। कोलिन मैकेंजी ने आपसे पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए तो कहा जाए कि कोलिन मैकेंजी जो है कितने अभिलेखों को इकट्ठा किया था। तो यहाँ पे आप राइट आंसर क्या लगाएंगे, 8000। और कब किया था तो 1810 ईस्वी के आसपास। उसके बाद में है क्या है तो 1838 ईस्वी में क्या है तो प्रिंसेप ने अपने ब्राही लिपि का यानी कि अशोक के लिपि का मतलब खोजा था। कौन, तो ये। उसके बाद में है कब कहा जाए तो 1838 बताएंगे। उसके बाद में है 1877 ईस्वी में कनिंघम ने अशोक के अभिलेख का एक अंश को जारी किया। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानकारी करेंगे। और दोस्तों कल हम लोग जानेंगे 16 महाजनपद के बारे में, जान चुके हैं लेकिन उसका राजधानी जानेंगे कि उसका राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों कभी कभी होता है कि इस तरह से पूछ दिया जाता है कि मगध की, जैसे कि कहा जाए मगध की राजधानी कहाँ थी, तो इस तरह से पूछ दिया जाता है। तो इन चीज़ों को भी हम लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद में हम लोग अगले दिन फिर कहा जाए तो वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।